हेलो वांगसी लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आपके लिए फिर से एक वन सेट ऑफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है यू आर इन माई डेस्टिनी। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेट का काम करता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यह बारिश का सीज़न है और मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिस वजह से बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक लड़की अपनी स्कूटी को बहुत स्पीड में बीजिंग की सड़कों पर चला रही थी। उसे कहीं जाना था और जिस वजह से जो भी उसके सामने आ रहा था उसको वह ठोकर मारकर चली जा रही थी। सब लोग उसको देखकर यह सोच रहे थे कि उसे स्कूटी चलानी नहीं आती, लेकिन उस वक्त उसे बहुत ज़रूरी काम था जिस वजह से वह स्कूटी इतनी तेज़ चला रही थी। वह स्कूटी लेकर एक मेंशन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना गुस्से से मुँह फुला लेती है और मेंशन के अंदर चली जाती है। मेंशन के अंदर जाते ही वह लड़की किसी का नाम लेकर बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्लाती है। तभी एक पर्सन उसके सामने आता है और कहता है, म्यान, ये क्या बदतमीजी है, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हें पता नहीं है हमारे मेंशन में ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करना मना है, तुम इतनी तेज़ क्यों चिल्ला रही हो। म्यान गुस्से से उस पर्सन की तरफ देखती है और कहती है, कहाँ है आपका भतीजा, कहाँ है आपका नेफ्यू। उसने मुझसे वादा किया था कि आज हम डेट पर जाने वाले हैं और मैं उसका इंतज़ार करती रही और वह आया ही नहीं। लैनकुरन जब यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और हैरानी से म्यान की तरफ देखता है और कहता है, क्या वांगजी तुम्हारे पास नहीं गया था। म्यान ना में अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है, मैंने पूरे 3 घंटे उसका इंतज़ार किया था। लैनकुरन जब यह सुनता है तो म्यान की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, फिर तो तुम्हें उसे पनिशमेंट देनी चाहिए, अभी वह अपने स्टडी रूम में है, तुम जाकर उसको पनिशमेंट दो। ऐसा कहकर लैनकुरन वहाँ से चला जाता है। म्यान गुस्से से वांगजी के स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। म्यान जब स्टडी रूम में जाती है तो देखती है कि वांगजी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। म्यान को यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह स्टडी रूम का दरवाज़ा ज़ोर से आवाज़ करके बंद कर देती है, जिस कारण वांगजी की नज़र म्यान पर जाती है। वह म्यान को एक बार देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। जब म्यान यह देखती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधे वांगजी के पास जाती है और वांगजी का लैपटॉप बंद कर देती है। वांगजी जब यह देखता है तो कहता है, म्यान ये क्या बदतमीजी है। म्यान वांगजी की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, बदतमीजी तुमने अभी देखी ही कहाँ है, पहले मुझे ये बताओ आज तारीख कौन सी है। वांगजी अपने मोबाइल में देखता है और कहता है कि 15 तारीख है। बस 15 तारीख, तुम्हें और कुछ भी याद है। वांगजी कहता है, नहीं आज तो कुछ खास नहीं है। म्यान गुस्से से वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, आज से 2 महीने पहले मैंने तुमसे कहा था कि आज के दिन हम डेट पर जाएंगे, क्या तुम्हें ये याद नहीं। वांगजी कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। म्यान जब यह सुनती है तो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर वह गुस्से में स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। वहाँ पर लैनकुरन और लैन सिचेन बैठे हुए थे। म्यान उन दोनों के सामने जाती है और कहती है कि आप अभी इसी वक्त मेरे फादर को कॉल कीजिए और उन्हें यहाँ बुलाइए, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लैनकुरन जब यह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। म्यान लैनकुरन की तरफ देखती है और कहती है, आपका ये नालायक भतीजा, आज से 2 महीने पहले हमने डिसाइड किया था कि हम आज के दिन डेट पर जाएंगे। आपको पता है पूरे 3 घंटे में मूवी थिएटर के बाहर बिताया है। मैं इसको कॉल कर रही थी लेकिन इसने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया है। आज के दिन हमने डिसाइड किया था कि पहले हम मूवी देखेंगे फिर कैंडल लाइट डिनर करेंगे, लेकिन इसने मेरी सारे प्लान को फेल कर दिया। अब मुझे इसके साथ कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज़ मेरे डैड को और मॉम को यहाँ बुलाइए। लैनकुरन जब यह सुनते हैं तो वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, क्या म्यान जो कह रही है वो सच है। वांगजी अपने सिर को खुजाने रखता है और कहता है, अंकल मुझे सच में याद नहीं था कि आज के दिन हमने डेट पे जाने का डिसाइड किया था। मुझे आज ही कंपनी का कोई प्रोजेक्ट पर काम करना था, इसलिए मैं ऑफिस भी नहीं गया हूँ। आपको तो पता है ना, मैं सुबह से स्टडी रूम में उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। म्यान जब यह सुनती है तो वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तुम्हें अपना प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट लगा, मैं इम्पोर्टेंट नहीं लगी। तभी वह सिचेन की तरफ देखती है और कहती है, सिचेन का आप बताइए हम दोनों की सगाई हुए कितना समय हो गया। सिचेन वांगजी की तरफ देखता है और फिर अपने अंकल की तरफ और कहता है कि 2 साल। म्यान वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, अब तुम बताओ इन 2 सालों में हम कितनी बार डेट पर गए हैं। वांगजी अपनी उंगलियों पे गिनने लगा था।
मियान मियान गुस्से से वांग जी की तरफ देखती है और कहती है पूरे 2 साल में हम सिर्फ 4 बार डेट पर गए हैं। वांग जी मियान मियान को इतने गुस्से में देखकर अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। मियान मियान फिर लैन कुरैन की तरफ देखती है और कहती है अंकल आप मेरे मॉम डैड को फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं। लैन सिचन जब यह सुनते हैं तो मियान मियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं मियान मियान तुम करने क्या वाली हो, कहीं तुम वांग जी के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल तो नहीं करने वाली। मियान मियान जब यह सुनती है और कहती है आप हमेशा अपने भाई के बारे में ही क्यों सोचते हैं, आपका भाई का भला हो ऐसा क्यों सोचते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, मैं तो इसको ऐसी पनिशमेंट देने वाली हूँ कि ज़िंदगी भर रोने वाला है। इतनी आसानी से मैं इसको फ्रीडम नहीं देने वाली हूँ। इतने में ही लैन कुरैन मियान मियान के मॉम और डैड को फ़ोन करके लैन मैंसन में आने को कहते हैं। लैन कुरैन जब देखते हैं मियान मियान अभी भी गुस्से में है तो उसके पास जाते हैं और कहता है बेटा अभी शांत हो जाओ, बैठो, तुम्हारे मॉम डैड आने वाले हैं, मैंने उन्हें खबर कर दी है। मियान मियान अभी भी गुस्से से वांग जी की तरफ देख रही थी। लैन कुरैन, लैन सिचन और मियान मियान काउच पर बैठे हुए वांग जी को देख रहे थे। वांग जी थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहता है, फिर अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है अंकल जब तक मियान मियान के मॉम डैड यहाँ नहीं आ जाते तब तक मैं अपना ऑफिस का काम कर लूँ। मियान मियान जैसे ही ये सुनती है तो वांग जी की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से में देखती है और कहती है कि तुम चुपचाप वहीं पर खड़े रहोगे, अगर तुम हिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी मियान मियान को इतने गुस्से में देखकर वह भी हैरान हो जाता है और इसलिए वह चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में ही मियान मियान के मॉम और डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। जिन गोंगसा और मैडम जिन जब मियान मियान को गुस्से में देखते हैं तो लैन कुरैन के पास आते हैं और पूछते हैं इसे क्या हो गया। लैन कुरैन जिन गोंगसान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी बेटी है, तुम खुद ही पूछ लो। मैडम जिन मियान मियान के पास जाती है और कहती है बेटा शांत हो जाओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। मियान मियान सबकी तरफ देखती है और कहती है कि मुझे 1 महीने के अंदर इस लैन वांग जी से शादी करनी है, आप लोग मेरी शादी की डेट फिक्स करो। मियान मियान की बातें सुनकर सभी लोग मियान मियान की तरफ हैरानी से देखते हैं। तभी वांग जी बोलता है मियान मियान जब हम दोनों की सगाई हुई थी तभी तय हुआ था जब तक गगा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। मियान मियान जब यह बातें सुनती है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारा भाई ज़िंदगी भर कुंवारा रहेगा, तुम्हारे अंकल की तरह तो हम दोनों की शादी नहीं होगी। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वो भी 1 महीने के अंदर। ऐसा कहकर मियान मियान वापस काउच पर बैठ जाती है और अपना मुंह फुला लेती है। लैन सिचन जब मियान मियान को इस तरह से देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी जगह से उठते हैं और वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं वांग जी मानता हूँ कि यह तय हुआ था कि पहले मेरी शादी होगी उसके बाद तुम्हारी, लेकिन वांग जी मुझे अभी तक अपना सही लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मियान मियान से शादी कर लो। अब मुझे मेरा सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो तब मैं शादी कर लूँगा, लेकिन तुम दोनों मेरी वजह से अपनी शादी को रोक कर बैठे हो, ये अच्छी नहीं है। तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। मियान मियान ठीक ही कह रही है, अगर मुझे ज़िंदगी भर सही लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो क्या तुम दोनों भी ज़िंदगी भर शादी नहीं करोगे। वांग जी जब लैन सिचन की बात सुनता है तो उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है गगा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं इस वक्त अपने स्टडी रूम में जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, मेरा प्रोजेक्ट अभी बाकी है। ऐसा कहकर वांग जी सीधे स्टडी रूम के अंदर चला जाता है। मियान मियान यह देखकर गुस्से में सबकी तरफ देखती है और कहती है आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं, जल्दी से मेरी शादी की डेट फिक्स करिए। ऐसा कहकर मियान मियान लैन मैंसन से बाहर चली जाती है। जिन गोंगसान, मैडम जिन और लैन कुरैन और लैन सिचन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लैन कुरैन जिन गोंगसान की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब तो हमें शादी की डेट फिक्स करनी ही पड़ेगी, लेकिन उनकी एंगेजमेंट को बहुत समय हो गया है, लोग भी भूलने लगे कि इन दोनों की सगाई हुई है कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें और इन दोनों की शादी की डेट अनाउंस कर दें। जिन गोंगसाओं को लैन कुरैन का ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन वह कहता है पार्टी मेरे घर पर होगी, मैं एक पार्टी दूंगा जिसमें सबको अनाउंस कर दूंगा कि मियान मियान और लैन वांग जी की शादी होने वाली है। लैन कुरैन भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं और कहते हैं तुम्हें जो ठीक लगे वैसा ही करना। उसके बाद जिन गोंगसान और मैडम जिन वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचन लैन कुरैन के पास आते हैं और कहते हैं अंकल आपने तो वांग जी से बात ही नहीं की, एक बार वांग जी से पूछ तो लेते। लैन कुरैन लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं उस नालायक से क्या पूछना, अब जो करूँगा मैं करूँगा। उसकी वजह से उस बेचारी मियान मियान को पूरे 3 घंटे मूवी थिएटर के बाहर रहना पड़ा। उसको इतना भी अकल नहीं है कि आज की डेट अगर उसने फिक्स की है तो वह अपनी डेट पर चला जाए, अभी भी उसको सिर्फ बिजनेस की ही पड़ी है। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो अपने अंकल की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अंकल ठीक है, आपको जो जैसा लगे आप वैसा ही कीजिए। ऐसा कहकर लैन सिचन अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। लैन कुरैन भी वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। लगभग 15 दिन बाद जिन मैंसन में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि मियान मियान किसी को एक जगह बैठने ही नहीं दे रही थी।
वह आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी शादी की फाइनल डेट फिक्स की जाएगी। लगभग 2 साल इंतजार करने के बाद आज उसकी वांगजी के साथ शादी अनाउंसमेंट होने वाली थी। मियानमैन ने अपने लिए कई सारी ड्रेस खरीद के रखी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज शाम की पार्टी के लिए वह कौन सी ड्रेस पहने। इसलिए वह अपनी हर ड्रेस को पहन कर देख रही थी और अपनी साउजी से पूछ रही थी, साउजी बताइए ना, मुझ पर कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। याली मुस्कुराती है और कहती है, मियानमैन तुम पर हर ड्रेस अच्छी लगती है। नहीं साउजी, आप सही से नहीं बता रहे हो। आप पहले देखिए, मेरे पास ये पिंक वाला ड्रेस अच्छा लगेगा या ये आसमानी वाला, आप देख कर बताइए ना मुझ पर कौन सा अच्छा ज़्यादा लगेगा। यानी यह देखकर मुस्कुरा देती है और दोनों ड्रेस मियानमैन के ऊपर लगाकर देखती है, तो फिर वह कहती है तुम पर पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह सुनकर मियानमैन बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से वह ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और चेंज करके पहन कर आती है और यानली को दिखाती है। यानली कहती है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मियानमैन। मियानमैन यह सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है वो तो मैं हूँ। यह सुनकर मियानली मुस्कुरा देती है और मियानमैन के सर पर हाथ सहलाती है और कहती है तुम रेडी हो जाओ, मैं जाकर देखती हूँ कि पार्टी की तैयारी कितनी दूर हुई है। यानली रूम से बाहर जा ही रही थी, तभी मियानमैन यानली की तरफ देखती है और कहती है साउजी क्या आज वो आएगा। यानली यह सुनकर मुस्कुरा देती है और मियानमैन की तरफ देखती है और कहती है हाँ, आज वो स्पेशली तुमसे मिलने आ रहा है। मियानमैन यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं अपने बचपन के फ्रेंड से कितने सालों बाद मिलूँगी। उधर शाम के वक्त लैन मेंशन में लैन सिचन और लैन दोनों तैयार हो चुके थे। अभी तक लैन वांगजी को पता नहीं था। लैन गुस्से से लैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा भाई कहाँ गया है। उसे मैंने कहा था आज हमें जिन मेंशन में जाना है। उन्होंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइज की, आज बाकी और मियानमैन की शादी की डेट सबको अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन ये नालायक आज घर से गायब है। कल मैंने कई बार वांगजी को कॉल किया है, लेकिन वह अपना कॉल पिक ही नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं अब। लैन कुरन जब यह सुनते हैं तो गुस्से से लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम सुयांग को फ़ोन करो। ये वांगजी जहाँ रहता है सुयांग भी वहीं रहता है। सुयांग को कहो वांगजी को सीधे जिन मेंशन में लेकर आए, हम दोनों वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर लैन कुरन लैन मेंशन से बाहर आ जाते हैं। लैन सिचन भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। लैन कुरन और लैन सिचन आकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठते ही ड्राइवर उनको जिन मेंशन की तरफ लेके जाता है। बीच रास्ते में ही लैन कुरन लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने सुयांग को फ़ोन करके बताया कि वांगजी को लेकर जिन मेंशन में आए। लैन सिचन लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है नहीं अंकल, मैंने सुयांग को मिस कर दिया है। सुयांग ने कहा है वो वांगजी को पहुंच जाएगा। उसके बाद लैन कुरन लैन सिचन से कुछ भी नहीं कहते, बस विंडो के बाहर देखने लगते हैं। कुछ ही देर में लैन सिचन और लैन कुरन जिन मेंशन में पहुंच जाते हैं। जिन गोंगसान जब लैन कुरन और लैन सिचन को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। जिन गोंगसान जब यह देखता है कि वांगजी नहीं आया तो हैरानी से लैन कुरन की तरफ देखता है और पूछता है क्या वांगजी नहीं आएगा। यह सुनकर लैन कुरन मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं नहीं, उसे कुछ ज़रूरी काम था, वह थोड़ी देर में आ जाएगा। जिन गोंगसान जब यह सुनते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, जब वो आएगा आ जाएगा, अब आप लोग तो अंदर चलिए। ऐसा कहकर लैन सिचन और लैन कुरन को अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं। पार्टी हॉल में ज़्यादातर गेस्ट आ चुके थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक जिन गोंगसान ने ये पार्टी क्यों रखी है। उधर सुयांग को जब लैन सिचन का मैसेज मिलता है तो सुयांग सीधे वांगजी के ऑफिस में जाता है और वांगजी के केबिन में जाकर देखता है कि वांगजी अभी भी अपने ऑफिस का वर्क कर रहा था। यह देख के सुयांग अपना मुँह बना लेता है और कहता है सीरियसली वांगजी, आज तुम्हें पार्टी में जाना है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल कितना गुस्सा कर रहे हैं और तुम अभी भी अपने ऑफिस का वर्क कर रहे हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। वांगजी सुयांग की तरफ देखता है और कहता है आधा घंटा रुको, मेरा वर्क होने ही वाला है। सुयांग कहता है मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला। पता है ना तुम्हारे अंकल कैसे हैं, वह अपनी छड़ी से मेरी पिटाई कर देंगे और मैं उनके हाथों से पिटना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें लेकर पार्टी हॉल में पहुंचूं, तो मुझे जाना ही होगा। अब तुम जल्दी से वहां से उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। वांगजी जब सुयांग की बात सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बिना भी काम हो सकता है, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर। सुयांग जब यह सुनता है तो कहता है सीरियसली यार, तू पागल हो गया क्या। आज तेरी और मियानमैन की शादी की डेट अनाउंसमेंट होने वाली है और तू कह रहा है कि तू उस पार्टी में नहीं जाने वाला। ऐसा बोलकर सुयांग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी, मुझे सच सच बता, तू किसी से प्यार तो नहीं करता जिसके बारे में तूने मुझे नहीं बताया। वांगजी सुयांग की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है सुयांग, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो तू फिर मियानमैन के साथ ऐसा क्यों करता है। मियानमैन तुझसे कितना प्यार करती है तुझे भी अच्छी तरह पता है। तू हमेशा मियानमैन से दूरी बनाए रखता है, तू हमेशा मियानमैन को इग्नोर करता है।
वांग जी सुयांग की बातें सुनता है और एक गहरी सांस छोड़ता है और अपनी जगह से खड़ा होकर विंडो की तरफ देखता है। विंडो से नीचे उसको पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वांग जी सुयांग की तरफ ना देखकर विंडो की तरफ ही देख रहा था और कहता है, पता नहीं सुयांग, मुझे सब कुछ गलत लग रहा है। कुछ ऐसा है जो गलत हो रहा है, इसलिए मैं मियानम्यान से दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ मियानम्यान मुझसे बहुत प्यार करती है। वह पता नहीं क्यों एक अनजाना सा डर मुझे हमेशा लगता है। मियानम्यान जब भी मेरे करीब आती है, वही डर मुझे मियानम्यान से दूर कर देता है। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुयांग जब वांग जी की बातें सुनता है तो वह भी वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है और विंडो से नीचे देखने लगता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो अभी भी मियानम्यान से अपनी शादी कैंसिल कर सकते हो। वांग जी सुयांग की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी करने से अंकल बहुत खुश हैं। मैं उनके चेहरे की खुशी देख पा रहा हूँ। वह चाहते थे कि गगा की पहले शादी हो जाए, लेकिन गगा को अभी तक अपना ट्रू लव नहीं मिला है, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं तो उनको ये खुशी दे सकता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना कोट उठाता है और उसे पहन लेता है और सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, चलो चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। सुयांग वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या तुम तैयार नहीं होंगे? वांग जी सुयांग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तैयार क्या होना, ऐसे ही ठीक लग रहा हूँ। वह अपने से बाहर निकलने लगता है। सुयांग अपना सर हेड से करता है और कहता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। उसके बाद वांग जी और सुयांग सीधे जिन मनसन में पहुंचते हैं। वांग जी को देखकर मियानम्यान बहुत खुश हो जाती है। वह जल्दी से भागकर वांग जी के पास जाती है और वांग जी के एक हाथ को पकड़ लेती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम आ गए। मुझे लगा कि तुम आज नहीं आओगे। शायद तुम आज भी भूल गए हो कि आज एक घर में पार्टी है और आज हमारी शादी की डेट अनाउंसमेंट की जाने वाली है। तुम शायद भूल गए हो, यह सोच रही थी मैं, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर तुम आज नहीं आते ना तो मैं सचमुच आज तुम्हारा सर फोड़ देती। वांग जी मियानम्यान की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। एक्चुअली मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था, जिस वजह से मुझे आने में देर हो गई। उसके बाद वांग जी मियानम्यान का हाथ पकड़ता है और पार्टी हॉल की तरफ जाने लगता है। सुयांग भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। पार्टी हॉल में सभी लोग वांग जी को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि वांग जी आएगा। उसके बाद जिन गोंगसान वांग जी और मियानम्यान के पास आता है और उन दोनों को स्टेज पर ले जाता है और लैन कुरेन भी वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर दोनों मिलकर मियानम्यान और वांग जी की शादी की डेट अनाउंसमेंट करते हैं। लगभग 15 दिन बाद उन दोनों की शादी की डेट फिक्स की जाती है। पार्टी में आए गेस्ट वांग जी और मियानम्यान को आके कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी यांदी के पास किसी का फ़ोन आता है। यांदी फ़ोन पर बात करने के बाद बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से मियानम्यान के पास आती है और मियानम्यान से कहती है, मियानम्यान तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, तुमसे मिलने कोई आया है। मियानम्यान जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है और यांदी की तरफ देखती है और कहती है, साहू जी मुझसे मिलने कौन आया है? यानली मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम मेरे साथ तो चलो, तुम्हें अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। ऐसा कहकर यानली मियानम्यान का हाथ पकड़ती है और मेन गेट की तरफ ले जाने लगती है। मियानम्यान जब मेन गेट पर पहुंचती है तो देखती है सामने जियांग फैमिली थी, जहां जियांग फेमिया और मैडम यू खड़े थे। उन लोगों को देखकर मियानम्यान मुस्कुरा देती है और मैडम यू की तरफ देखती है और कहती है, आंट आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था, आप लोग इतना लेट कैसे हो गए? मैडम यू मियानम्यान की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, हम जल्दी आ जाते, लेकिन हम लोग तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहे थे। हम लोग तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। मियानम्यान जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, आंट आप लोगों को मेरे लिए गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मियानम्यान की बात सुनकर मैडम यू, जियांगचंग और जियांग फेमिया एक साइड होकर खड़े हो जाते हैं। मियानम्यान जब अपने सामने एक पर्सन को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और रा देती है और खुश हो जाती है और जल्दी से उस पर्सन को गले से लगा लेती है और कहती है, मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम यहाँ आओगे। अभी स्टेज पर खड़े हुए वांग जी की नज़र अचानक मियानम्यान पर जाती है, जो किसी को मुस्कुरा कर गले से लगा रही थी। यह देखकर वांग जी हैरान हो जाता है और उसके मुंह से एक नाम निकलता है, विहिंग। नाम सुनते ही सुयांग जो वांग जी के पास खड़ा था वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या तुम उस शख्स को जानते हो? वांग जी सुयांग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। मियानम्यान विहिंग से मिलकर बहुत खुश होती है। विहिंग मियानम्यान का बचपन का बेस्ट फ्रेंड था। मियानम्यान जब विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, इतने सालों से तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ही नहीं था मेरे पास। तभी मैडम यू मियानम्यान के पास आती है और कहती है, अब तुम्हें पता चला हम लेट क्यों हो गए? क्योंकि हम तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट ला रहे थे, यही तुम्हारा गिफ्ट है। मियानम्यान
जब यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, इस पार्टी में सबसे प्यारा गिफ्ट आप लोगों ने ही मुझे दिया है। ऐसा कहकर मियान मियान बिहिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, बिहिंग चलो मैं अपने मंगेतर से तुम्हें मिलाती हूँ। ऐसा कहकर मियान मियान बिहिंग का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाती है और वांगजी के सामने खड़ा कर देती है और वांगजी से कहती है, वांगजी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बिहिंग है और बिहिंग ये मेरे मंगेतर लैन वांगजी हैं। बिहिंग जब लैन वांगजी की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह चुप हो जाता है और मियान मियान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वांगजी बिहिंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कैसे हो बिहिंग? बिहिंग भी वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ वांगजी, तुम कैसे हो? मियान मियान जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है। हैरानी से वह वांगजी और बिहिंग की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं बिहिंग को आज से 7 साल पहले से जानता हूँ। वांगजी की बात सुनकर बिहिंग भी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मियान मियान, आज से 7 साल पहले हमारे कॉलेज से और वांगजी के कॉलेज से हम दोनों को साउथ कोरिया भेजा गया था एक कंपटीशन के लिए और वांगजी और मुझे एक ही हॉस्टल रूम दिया गया था रहने के लिए। वहाँ पर हम 3 महीने एक साथ रहे हैं। बाद वांगजी कहता है, हाँ, और हम दोनों वहाँ पर फ्रेंड्स बन गए थे। मियान मियान जब यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड का भी फ्रेंड होगा। बिहिंग कुछ कहने ही वाला था तभी पीछे से एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है, डैडी आप मुझे भूल गए हो क्या? आपने तो मुझे अपनी फ्रेंड से मिलाया ही नहीं। जब एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है तब तीनों मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक 6 साल का लड़का खड़ा था। बिहिंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और कहता है, आयुन मैं मिलाता हूँ ना अपनी फ्रेंड से। ऐसा कहकर बिहिंग आयुन का हाथ पकड़ता है और आयुन को मियान मियान से मिलाता है और कहता है, मियान मियान इससे मिलो, ये मेरा बेटा है। मियान मियान जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है। वांगजी भी हैरान हो जाता है। वह दोनों हैरानी से बिहिंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी मियान मियान बिहिंग की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, बिहिंग तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम्हारा एक बेटा भी है, लेकिन तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मैंने तुम्हारी वाइफ को तो नहीं देखा, उसे भी अपने साथ लाना चाहिए था ना। बिहिंग जब यह सुनता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है और मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती है। आयुन जब अपनी डैडी की यह बात सुनता है तो हैरानी से अपनी डैडी की तरफ देखने लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता। तभी यानली वहाँ पर आ जाती है और बिहिंग का हाथ पकड़ती है और आयुन का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो तुम दोनों को मुझे किसी से मिलाना है। ऐसा कहकर यानली बिहिंग और आयुन को वहाँ से ले जाती है। मियान मियान अभी भी हैरानी से बिहिंग की तरफ देखने लगती है और फिर वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, बिहिंग तो बहुत अच्छा है इंसान है, उसकी वाइफ ने उसे क्यों छोड़ दिया? वांगजी मियान मियान की यह बात सुनता है तो हैरानी से वह भी बिहिंग की तरफ देखता है लेकिन वह मियान मियान से कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं लेकिन एक पर्सन की नज़र सिर्फ आयुन पर ही टिकी रहती है। वह आयुन को ध्यान से देखता है और एक बार वांगजी की तरफ ध्यान से देखता है और फिर मन में सोचता है, इसकी शक्ल वांगजी से इतनी मिलती क्यों है। उधर यानली पार्टी में आए लोगों से बिहिंग को मिला रही थी। बिहिंग भी सबसे हंसकर मिल रहा था। कुछ लोगों को बिहिंग पहचानता था और कुछ लोगों को नहीं पहचानता था। आयुन इधर उधर देखता है और पार्टी में घूमने लगता है। घूमते घूमते वह वांगजी से जाकर टकरा जाता है। आयुन जब यह देखता है तो घबरा जाता है और घबराते हुए वांगजी से माफ़ी मांगने लगता है। वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और आयुन को अपनी बाहों में उठा लेता है और आयुन से कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी ही है, मुझे भी देखकर चलना चाहिए था। लेकिन आयुन जब यह सुनता है तो कहता है, नहीं अंकल, गलती मेरी है, आप तो सीधे देख के चलेंगे ना, आप थोड़ी नीचे देख के चलेंगे। वांगजी जब आयुन की इस तरह की बातें सुनता है तो मुस्कुरा देता है। आयुन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मुझे ना आइसक्रीम खानी है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? आइसक्रीम काउंटर बहुत ऊंचा है, आइसक्रीम वाला मुझे देख नहीं पा रहा, इसलिए वो मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहा है। वांगजी आयुन की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और आयुन को सीधे आइसक्रीम काउंटर पर ले जाता है और आयुन से पूछता है कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है। आयुन कहता है, मुझे चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है कि मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है। आयुन जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, वाह अंकल, आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। उसके बाद वांगजी आयुन को चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम देता है और खुद के लिए भी लेता है। उसके बाद वांगजी और आयुन दोनों मिलकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। उधर बिहिंग जब देखता है कि आयुन उसके आसपास नहीं है तो वह परेशान हो जाता है और आयुन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी बिहिंग की नज़र वांगजी पर जाती है जिसके पास आयुन खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। बिहिंग जल्दी से वांगजी के पास जाता है और वांगजी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा तुम्हारे पास है, कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है। लेकिन आयुन जब यह सुनता है तो वह
विंग की तरफ देखता है और कहता है मॉम। फिर वह रुक जाता है और रुककर कहता है डैडी, आयुआन इज़ गुड बॉय। आयुआन ने अंकल को परेशान नहीं किया है, आप चाहे तो अंकल से पूछ सकते हैं। वांग जी जब आयुआन की यह बात सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं नहीं विंग, आयुआन ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया है, हम दोनों तो बस आइसक्रीम खा रहे थे। विंग जब यह सुनता है तो वह आयुआन और वांग जी से कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है? विंग कहता है नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। और वह आयुआन की तरफ देखता है और कहता है आयुआन, तुम्हारा आइसक्रीम खाना हो गया तो चलो, यालनी आंटी तुम्हें बुला रही है। ऐसा कहकर विंग आयुआन का हाथ पकड़ता है और आयुआन को वहाँ से ले जाने लगता है। वांग जी जब यह देखता है कि विंग आयुआन को अपने साथ ले जा रहा है तो वांग जी को अच्छा नहीं लगता है। वांग जी आयुआन के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था, लेकिन वह विंग से कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वांग जी सुयांग के पास चला जाता है और सुयांग से बातें करने लगता है। विंग आयुआन को ले जा रहा था और बार बार वांग जी की तरफ पीछे मुड़कर देख रहा था और अपने मन में सोचने लगता है शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे सीजे ने बताया ही नहीं कि मियानमियान की शादी लैन वांग जी से हो रही है। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। वांग जी जब सुयांग के पास जाता है तो सुयांग उसको अजीब निगाहों से देखता है। वांग जी जब यह देखता है तो पूछता है क्या हुआ? सुयांग कहता है आज मैंने पहली बार तुम्हें किसी बच्चे के करीब जाते हुए देखा। आज से पहले तुम कभी किसी बच्चे के करीब नहीं जाते थे, तुम्हें बच्चे अनोइंग लगते थे। वांग जी जब सुयांग की बात सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आयुआन बहुत अच्छा लड़का है, उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। रिहिंग ने उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की है, वह बहुत अच्छा लड़का है, किसी को भी परेशान नहीं करता और उसकी बातें करने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टी ख़त्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने मेंशन में जाने लगते हैं। रिहिंग भी जाने वाला था, लेकिन मियानमियान कहती है तुम इतने सालों बाद मुझसे मिले हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना होगा। यालनी भी विहिंग को वहीं पर रुकने को कहती है तो विहिंग राजी हो जाता है। मियानमियान विहिंग को लेकर गेस्ट रूम में जाती है। आयुआन काफ़ी थक चुका था जिस वजह से वह सो गया था। विहिंग उसे बेड पर लेटा देता है और मियानमियान की तरफ देखने लगता है। मियानमियान अभी भी विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। विहिंग मियानमियान की तरफ देखता है और कहता है अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या बताना है। मियानमियान अभी भी मुस्कुरा रही थी और कहती है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना भी है और तुमसे बहुत कुछ पूछना भी है। पहले मैं अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, उसके बाद तुम्हें भी मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। विहिंग मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले बताओ तुम्हें क्या बताना है। मियानमियान विहिंग की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हें मेरा फियांसे कैसा लगा। विहिंग जब यह सुनता है तो हैरानी से मियानमियान की तरफ देखने लगता है और कहता है क्यों, तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा है तो तुम क्या अपने होने वाले हस्बैंड की शादी मुझसे करवा दोगी? मियानमियान जब विहिंग की ऐसी बातें सुनती है तो वह मुस्कुरा देती है और कहती है नहीं नहीं, मैं क्यों दूंगी अपने हस्बैंड को, वो सिर्फ मेरा है। विहिंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और आयुआन की तरफ देखने लगता है। मियानमियान जब यह देखती है कि विहिंग आयुआन की तरफ देख रहा है तो वह भी आयुआन की तरफ देखती है और विहिंग से कहती है तुम्हारा बेटा बहुत क्यूट है। विहिंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और मियानमियान की तरफ देखता है और कहता है हाँ मेरा बेटा वैसे क्यूट तो बहुत है। मियानमियान विहिंग की तरफ देखती है और सीरियस हो जाती है और कहती है विहिंग, आयुआन कितने साल का था जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई है? विहिंग जब मियानमियान की यह सवाल सुनता है तो उसका चेहरा भी उदास हो जाता है और वह सीरियस हो जाता है और मियानमियान की तरफ देखता है और कहता है जब वो पैदा हुआ था तब। ऐसा कहकर विहिंग आयुआन के पास बैठ जाता है और प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। मियानमियान कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह चुप हो जाती है और विहिंग की तरफ देखती है और कहती है मैं जा रही हूँ, तुम भी रेस्ट कर लो। ऐसा कहकर मियानमियान विहिंग के रूम से बाहर निकल जाती है। मियानमियान जब रूम से बाहर निकल जाती है तो विहिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वह आयुआन को प्यार से सहला रहा था और कह रहा था नहीं आयुआन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर वह आयुआन के फोrehead पर किस कर लेता है और खुद आयुआन के पास आकर लेट जाता है और आयुआन को अपनी बाहों में भर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग इस वक्त शॉपिंग मॉल पे थे और शॉपिंग कर रहे थे। मियानमियान विहिंग को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आई थी क्योंकि उसे अपनी वेडिंग के लिए शॉपिंग करनी थी। वांग जी भी वहीं पे आया हुआ था। पहले मियानमियान और वांग जी अपने लिए वेडिंग रिंग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मैचिंग वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। वांग जी वहाँ से जाना चाहता था लेकिन मियानमियान कहती है अभी हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। वांग जी बहुत बोर फील कर रहा था, आयुआन को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए दोनों एक जगह जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और लेडीज़ को शॉपिंग करते हुए देख रहे थे। विहिंग भी उन लेडीज़ों के साथ बैठकर शॉपिंग कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार आयुआन की तरफ देख रहा था जो इस वक्त वांग जी के साथ बैठा हुआ था।
आयुआन वांगजी की तरफ सैड फेस करता है और कहता है, अंकल मैं यहाँ बोर हो जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, लेकिन देखो ना सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। वांगजी भी आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, तुमने ठीक कहा आयुआन, मैं भी बोर हो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मुझे तो अभी भूख भी लग गई है, मुझे तो खाना खाना है, आप जाकर पूछिए ना उन लोगों का शॉपिंग ख़त्म हुआ कि नहीं, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। वांगजी जब यह सुनता है तो वह कहता है, ठीक है आयुआन, मैं पूछ के आता हूँ। ऐसा कहकर वह उन लोगों के पास जाता है और मियानम्यान की तरफ देखता है और कहता है, मियानम्यान तुम्हारी शॉपिंग खत्म हुई। मियानम्यान वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, नहीं अभी और भी बाकी है। तभी वांगजी कहता है कि आयुआन को भूख लगी है, मैं एक काम करता हूँ, आयुआन को अपने साथ ले जा रहा हूँ, उसे अगर कुछ खाना है तो मैं उसे खिला देता हूँ। बीइंग वांगजी को ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन मियानम्यान बीइंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, उसे ले जाने दो, आयुआन भूखा है, उसे कुछ खिला देगा। ऐसा कहकर मियानम्यान बीइंग को वहाँ से ले जाती है। वांगजी भी मुस्कुराता है और मन में सोचता है, चलो आयुआन के बहाने ही सही मैं बच तो गया। ऐसा कहकर वांगजी आयुआन के पास आता है और आयुआन को कहता है, आयुआन चलो हम कुछ खा लेते हैं। ऐसा कहकर वांगजी आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे फूड काउंटर की तरफ ले जाता है। वांगजी आयुआन को फूड काउंटर पर लाता है और वहाँ पर बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है और वेटर को बुलाता है। वेटर उनके पास आता है तो वांगजी आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन तुम्हें क्या खाना है। आयुआन कहता है कि मुझे तो पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीना है। वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और आयुआन के लिए ऑर्डर करता है और अपने लिए भी सेम चीज़ ही ऑर्डर करता है। उन दोनों का खाना पीना हो जाने के बाद वांगजी आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन अब क्या करना है। आयुआन मन में कुछ सोचता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मुझे नहीं लगता कि अभी भी उनकी शॉपिंग ख़त्म हुई होगी, क्यों ना हम दोनों किड्स सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पर गेम खेलते हैं। वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने ठीक कहा, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वांगजी आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर किड्स जोन में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के और बड़ों के गेम थे। वहाँ जाकर वह दोनों बहुत सारी गेम खेलते हैं। उन दोनों को गेम खेलते खेलते 3 घंटे हो जाते हैं, उन दोनों को पता ही नहीं चलता। उधर बीइंग आयुआन के लिए परेशान हो रहा था। मियानम्यान जब यह देखती है कि बीइंग परेशान हो रहा है तो वह वांगजी के पास वांगजी को कॉल लगा देती है और कहती है कि आयुआन को लेकर जल्दी से जहाँ पर वह लोग शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ आ जाए, क्योंकि बीइंग आयुआन के लिए चिंता कर रहा है। वांगजी जब यह सुनता है तो जल्दी से आयुआन को लेकर वहीं पर पहुँच जाता है। बीइंग जब आयुआन को देखता है तो जल्दी से आयुआन के पास जाता है और कहता है, तुम इतनी देर से कहाँ थे। तो आयुआन बड़ी मासूमियत से बीइंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं और अंकल किड्स जोन में गए थे, हम दोनों ने वहाँ पर खूब इंजॉय किया, हमने बहुत सारे गेम खेले। बीइंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है। तब तक सब लोगों की शॉपिंग भी हो चुकी थी, इसलिए सब लोग अपने अपने मेंशन जा रहे थे। वांगजी आयुआन की तरफ देखता है और आयुआन के गाल को पिंच करता है और बीइंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा बेटा बहुत क्यूट है, इसके साथ आज मैंने बहुत इंजॉय किया। बीइंग यह सुनकर मुस्कुरा देता है। बीइंग जब यह सुनता है तो वह मुस्कुरा देता है और आयुआन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जब आयुआन वांगजी से दूर जा रहा था तो वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था उससे कोई उसका अपना दूर जा रहा है। इसी तरह कई दिन और बीत जाते हैं। अब वांगजी और मियानम्यान की शादी को बस 3 दिन ही बाकी थे। बीइंग को उस दिन सुबह सुबह जियांग चैंग का कॉल आता है कि मैडम यो की तबीयत बहुत ख़राब है। यानली और बीइंग जब ये सुनते हैं तो वह जियांग मेंशन जाने लगते हैं। आयुआन अभी भी सो रहा था, इसलिए बीइंग ने आयुआन को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। बीइंग मियानम्यान से कहता है कि मियानम्यान आयुआन अभी सो रहा है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जब आयुआन जाग जाए क्या तुम उसे जियांग मेंशन छोड़ आओगी। मियानम्यान कहती है, ठीक है मैं छोड़ आऊँगी। फिर बीइंग और यानली वहाँ से चले जाते हैं जियांग मेंशन के लिए। मियानम्यान आयुआन के पास ही रहती है। आयुआन अभी भी सो रहा था। तभी मियानम्यान सोचती है क्यों ना वह वांगजी को कॉल करे। वह सुबह सुबह वांगजी को कॉल लगाती है। वांगजी मियानम्यान से पूछता है कि तुम अभी क्या कर रही हो। मियानम्यान बताती है कि बीइंग जियांग मेंशन गया है, मैडम यू की तबीयत सही नहीं है, इसलिए आयुआन के पास वह है, आयुआन का देखभाल कर रही है। वांगजी जब यह सुनता है तो वह खुश हो जाता है और मियानम्यान से कहता है क्या वह एक दिन के लिए आयुआन को अपने साथ ले जा सकता है। मियानम्यान जब यह सुनती है तो कहती है, हाँ मैं बीइंग से पूछकर बताती हूँ। वांगजी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बीइंग मैडम यू की देखभाल के लिए गया है, अगर आयुआन वहाँ गया तो आयुआन बीइंग को परेशान करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे मेंशन आ रहा हूँ आयुआन को लेने के लिए। ऐसा कहकर वांगजी फ़ोन काट देता है। वांगजी का इस तरह का बिहेवियर देखकर मियानम्यान हैरान हो जाती है, लेकिन वह कुछ माइंड नहीं करती। थोड़ी देर में ही वांगजी जियांग मेंशन पहुँच जाता है। वांगजी को वहाँ देखकर मैडम जिन हैरान हो जाती है।
वांग जी उनको गुड मॉर्निंग कहता है और उसके बाद कहता है कि मियान मियान कहाँ है। मैडम जिन बताती है कि मियान मियान इस वक्त विहिंग के रूम में है। वांग जी जल्दी से विहिंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी जब विहिंग के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि आयुआन अभी भी सो रहा है और मियान मियान उसके पास बैठी है। वांग जी जल्दी से आयुआन के पास आकर खड़ा हो जाता है और मियान मियान की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। मियान मियान हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो अभी भी सो रहा है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसी ही हालत में लेकर जा रहा हूँ। आज का पूरा दिन मैं आयुआन के साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है। आयुआन फ्रेश भी नहीं हुआ है, उसे बात भी दिलाना है। वांग जी जब यह सुनता है तो मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है तुम एक काम करो, आयुआन के 2-3 जोड़ी कपड़े मुझे दे दो, मैं उसे अपने साथ मेंशन में ही नहला दूंगा। मियान मियान जब वांग जी की यह बात सुनती है तो वह आयुआन के 2-3 जोड़ी कपड़े वांग जी को दे देते हैं। वांग जी जल्दी से आयुआन को लेता है और उन कपड़ों को लेकर वह नीचे आ जाता है। मैडम जिन जब वांग जी को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि आयुआन उसकी बाहों में था। मैडम जिन जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है ये तो अभी भी सो रहा है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है आज पूरा दिन मैं आयुआन के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। मैडम जिन उसे रोकती है और कहती है बेटा तुमने तो अभी भी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, चलो हमारे साथ आकर ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं आंट, मैं अंकल को बताकर नहीं आया हूँ, अंकल मेरा ब्रेकफास्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। मियान मियान और मैडम जिन हैरानी से वांग जी को देखते रहते हैं। मैडम जिन उसके बाद मियान मियान की तरफ देखती है और कहती है शायद वांग जी को बच्चे बहुत पसंद है, शादी के बाद तुम दोनों को जल्दी ही बच्चे की प्लानिंग करनी होगी। मियान मियान जब यह बात सुनती है तो वह शर्मा जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। मियान मियान को ऐसा जाता देख मैडम जिन मुस्कुरा देती है। उधर वांग जी आयुआन को लेकर लैंड मैंसन पहुंच चुका था। जब कार लैंड मैंसन में आकर रुकती है तो आयुआन की नींद टूट जाती है और आयुआन जाग जाता है। आयुआन जब अपने सामने वांग जी को देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है अंकल मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वांग जी जब यह देखता है कि आयुआन उठ गया है तो उसे जल्दी से अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है कि आयुआन तुम्हारे डैड को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वह जियांग मैंसन में गए हैं। जब मुझे तुम्हारी आंट मियान मियान ने बताया कि तुम उस वक्त अकेले हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आ गया। आज आयुआन और अंकल दोनों खूब सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। आयुआन जब यह सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। आयुआन ने जब वांग जी को हक किया, ना जाने क्यों वांग जी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वांग जी आयुआन को लेकर लैंड मैंसन के अंदर आ जाता है। वांग जी को देखकर लैंड सिचन और लैंड कुरन हैरान हो जाते हैं क्योंकि वांग जी के साथ एक 5 साल का छोटा बच्चा था। यह देखकर लैंड कुरन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं वांग जी ये लड़का कौन है। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है ये मेरे दोस्त विंग का बेटा है। एक्चुअली मैं अंकल मियान मियान की साउजी की मॉम की तबीयत ख़राब थी, विंग वहाँ गया है तो आयुआन को मियान मियान के पास छोड़कर गया था। मुझे जैसे ही पता चला कि आयुआन मियान मियान के पास है तो मैं इसे यहाँ ले आया। ये तो सो रहा था, मैं सोते ही इसे उठाकर लेकर आया हूँ, मुझे इसे फ्रेश करवाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वांग जी आयुआन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। वांग जी आयुआन को लेकर अपने रूम में जा रहा था लेकिन लैंड कुरन उन दोनों को ही देख रहा था। लैंड सिचन की नज़र जब अपने अंकल पर जाती है तो अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल क्या बात है, आप उन दोनों को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। लैंड कुरन लैंड सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें आयुआन की शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है। लैंड सिचन लैंड कुरन की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है अंकल आपको ऐसा क्यों लगा कि आयुआन का फेस जाना पहचाना है। लैंड कुरन कहते हैं सिचन तुम मेरा एक काम करो, तुम्हारे और वांग जी के बचपन की एल्बम मेरे पास लेकर आना। तो सिचन हैरान होता है और कहता है क्यों अंकल क्या ज़रूरत है। तो लैंड कुरन कहते हैं नहीं तुम जाकर लेकर आओ, मुझे कुछ देखना है। लैंड सिचन अपने अंकल की बात सुनकर अपने और वांग जी के बचपन के फ़ोटो एल्बम अपने अंकल को लाकर देता है। उधर वांग जी आयुआन को वॉशरूम में ले जाता है और उसके नहाने में मदद करता है। आयुआन आज बहुत खुश था और वांग जी भी आयुआन के साथ बात लेता है और फिर दोनों बाहर आते हैं। दोनों ही तैयार हो रहे थे। आयुआन का स्टाइल बिल्कुल वांग जी जैसा था। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है कि आयुआन भी वांग जी की तरह ही तैयार हो रहा है। उधर विंग मियान मियान के पास फ़ोन करता है और कहता है कि क्या आयुआन जाग गया है। मियान मियान विंग को बताती है कि वांग जी आकर आयुआन को ले गया है। विंग जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और मियान मियान से कहता है तुमने आयुआन को वांग जी के साथ क्यों भेजा। मियान मियान जब यह सुनती है तो कहती है विंग मैं क्या करूं, वो सुबह सुबह ही आ गया था आयुआन को लेने। जब उसे ये पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो तुम जियांग मैंसन में गए हो और आंटी यू की तबीयत ख़राब है, इसलिए वांग जी आकर आयुआन को ले गया है और कह रहा था कि आज सारा दिन वह आयुआन के साथ रहेगा। मियान की बात सुनकर विंग कहता है इट्स ओके। जब वांग जी आयुआन को लेकर जिन मैंसन पहुँचे तो उसे कहना कि आयुआन को जियांग मैंसन में पहुँचा दे। आज
मैं घर वापस नहीं आने वाला, आज मैं जियांग मेंशन में ही रुकने वाला हूँ। ऐसा कहकर विहिंग फ़ोन काट देता है। उधर आयुआन और वांग जी रेडी होकर नीचे आ रहे थे। लैन सिचेन और लैन कुरेन की नज़र उन दोनों पर ही थी। दोनों बिल्कुल सेम लग रहे थे। सिचेन यह देखकर अपने अंकल की तरफ कुछ इशारा करता है। अंकल कहता है, अभी चुप रहो, उन दोनों को आकर बैठने दो, फिर मैं बात करता हूँ। लैन कुरेन और लैन सिचेन डाइनिंग प्लेस पर बैठे हुए थे। अपना अपना नाश्ता लेकर वह दोनों वांग जी का और आयुआन का वेट कर रहे थे। वांग जी और आयुआन जब उनके पास आते हैं तो लैन कुरेन आयुआन को अपने पास बुलाते हैं और अपने पास बैठने का इशारा करते हैं, लेकिन आयुआन सीधे वांग जी के पास जाता है और कहता है, अंकल मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं और कहीं नहीं बैठूंगा। वांग जी यह सुनकर मुस्कुरा देता है और आयुआन को अपने पास वाली सीट पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लैन कुरेन और लैन सिचेन की नज़र तो आयुआन और वांग जी पर ही थी। दोनों बिल्कुल सेम तरीके से अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। वैसे तो लैन कुरेन को ब्रेकफास्ट या खाना खाने के टाइम पर बात करना पसंद नहीं था, लेकिन आज लैन कुरेन अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें आयुआन का फेस कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? वांग जी हैरानी से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आयुआन का फेस मुझे जाना पहचाना क्यों लगेगा? आयुआन से तो मैं अभी मिला हूँ, वैसे आयुआन बहुत क्यूट है ना? ऐसा कहकर वह मुस्कुरा देता है। लैन कुरेन तभी वांग जी और सिचेन की बचपन की एक पिक निकालते हैं और वांग जी के पास देते हैं और कहते हैं, इन्हें देखो, तुम क्या इन दोनों को पहचानते हो? वांग जी जब उस पिक को देखता है तो हैरानी से अपने अंकल और अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, ये तो हमारे बचपन की पिक है। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ, और आयुआन बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है, देखो तुम भी बचपन में बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। तभी लैन कुरेन बीच में बोलते हैं, कहीं आयुआन तुम्हारा बेटा तो नहीं है? वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आयुआन विहिंग का बेटा है, विहिंग उसका फादर है, तो आयुआन मेरा बेटा कैसे हो सकता है? आयुआन का ध्यान सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट खाने में था, इसलिए वह उन तीनों की बातें नहीं सुन रहा था। लैन कुरेन वांग जी की तरफ थोड़े गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, वांग जी सच सच बताओ, तुमने अपने कॉलेज डे में किसी लड़की के साथ इंटीमेट तो नहीं हुए हो ना, जिस कारण वह प्रेग्नेंट हो गई है और उसने अपने बच्चे को जन्म देकर विहिंग को दे दिया? वांग जी अपना नाश्ता कर ही रहा था। जैसे ही अपने अंकल की यह बात सुनता है तो वह खांसने लगता है और अपने अंकल की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, अंकल सीरियसली आप इस तरह की बातें मेरे सामने कैसे कर सकते हो? मैं अभी तक वर्जिन हूँ। वांग जी जब खांसने लगता है तो आयुआन का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है और वांग जी जब यह कहता है कि मैं वर्जिन हूँ तो आयुआन को यह सब समझ में नहीं आता, तो वह अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ये वर्जिन क्या होता है? आयुआन की बात सुनकर अब लैन सिचेन खांसने लगते हैं और अपने अंकल की तरफ देखते हैं और कहता है, अंकल बताओ आयुआन को ये क्या है? वांग जी अपनी फैमिली को इस तरह से देखकर अपना हेड सेक करता है और उसके बाद आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन क्या तुम्हारा नाश्ता करना हो गया? आयुआन हाँ में अपना सर हिलाता है। तब वांग जी आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि चलो, मैंने तुमसे वादा किया है ना, आज सारा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो मैं तुम्हें आज बीजिंग सिटी घुमाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वांग जी आयुआन को वहाँ से ले जाता है और जाते वक्त लैन कुरेन और लैन सिचेन की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। वांग जी के वहाँ से जाते ही लैन कुरेन लैन सिचेन की तरफ देखता है और कहता है कि सिचेन मुझे पूरा यकीन है आयुआन वांग जी का ही बेटा है। सिचेन कहता है, हाँ अंकल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आयुआन वांग जी का ही बेटा है, लेकिन अंकल वांग जी ने तो खुद ही कहा है विहिंग आयुआन का फादर है। लैन कुरेन लैन सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, छोड़ो इन सब बातों को, तुम जाकर शादी की तैयारियां करो, 2 दिन बाद वांग जी की शादी है, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। लैन सिचेन भी हाँ में अपने सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी आयुआन को लेकर पूरा बीजिंग सिटी घुमाता है, उसे शॉपिंग मॉल में ले जाता है और किड जोन में ले जाकर उसके साथ बहुत सारे गेम खेलता है। कुछ ही घंटे में शाम होने वाली थी। आयुआन जब यह दिखता है कि शाम होने वाली है, फिर वांग जी उसे उसके डैड के पास छोड़कर आएगा, तो वह उदास हो जाता है। वांग जी जब आयुआन का चेहरा उदास देखता है तो आयुआन के पास आता है और कहता है, आयुआन क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा आज मेरे साथ घूमकर? आयुआन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं अंकल, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपके साथ घूमा हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया है। वांग जी यह सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन अब तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊँगा। आयुआन जब यह सुनता है तो कहता है, अंकल क्या आप मुझे पार्क ले जाओगे? मुझे पार्क में घूमना है। वांग जी जब यह सुनता है तो कहता है, ठीक है चलो। ऐसा कहकर वह आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे पार्क में लेकर जाता है। वहाँ जाकर आयुआन और वांग जी पार्क में बहुत सारे गेम खेलते हैं। आयुआन खेलते खेलते थक जाता है तो वहीं पर घास पर लेट जाता है। वांग जी जब यह देखता है तो वांग जी भी आकर आयुआन के पास लेट जाता है। आयुआन वांग जी को देखकर मुस्कुरा देता है और फिर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वांग जी जब यह देखता है आयुआन रो रहा है तो वह जल्दी से आयुआन को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, आयुआन
क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आयुन जल्दी से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, कुछ नहीं अंकल, मैं हमेशा ये ड्रीम देखता था कि जब मैं अपने डैडा से मिलूंगा उनके साथ मैं ऐसे ही इंजॉय करूंगा, लेकिन मैं अभी तक अपने डैडा से नहीं मिला हूँ। वांग जी जब यह सुनता है तो कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? विंग तुम्हारा डैडी है ना? क्या विंग तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं खेलता है या इस तरह से तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता? आयुन जब यह सुनता है तो कहता है, एक्चुअली अंकल, ऐसा कहकर वह रुक जाता है। फिर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अंकल, मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप किसी को बताएंगे तो नहीं? ये एक सीक्रेट है। वांग जी जब यह देखता है तो कहता है, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम क्या बताना चाहते हो? फिर आयुन अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, एक्चुअली अंकल, मेरे डैडी नहीं हैं, वो मेरे मम्मा हैं, उन्होंने मुझे बर्थ दिया है। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से आयुन की तरफ देखने लगता है और कहता है, आयुन, तुमने अभी क्या कहा? आयुन अभी भी अपनी नज़र नीचे करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मेरे डैडी नहीं हैं, वो मेरे मम्मा हैं। मेरे डैडी तो कोई और हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे डैडी कहाँ हैं और कहाँ पर हैं। मैंने कई बार मम्मा से पूछा लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन मेरी मम्मा ने बताया कि मेरे डैडी बहुत हैंडसम हैं, वो बहुत दिखने में बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर रहते हैं। आपको पता है अंकल, मेरे डैडी भी बीजिंग शहर में रहते हैं, मम्मा ने मुझे बताया, इसलिए मैं बीजिंग शहर में आया हूँ उनको ढूंढने के लिए। लेकिन मम्मा ने मुझे उनकी तस्वीर नहीं दिखाई। मैं कई बार उनसे पूछता हूँ कि मम्मा, मेरे दादा कैसे दिखने में हैं, तो वो कुछ भी नहीं बताते हैं। वांग जी अभी भी हैरानी से आयुन की तरफ देख रहा था। फिर वह आयुन से पूछता है, फिर तुम विंग को मॉम क्यों नहीं कहते हो, डैडी क्यों बोलते हो? आयुन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मॉम ने ऐसा कहा था। जब मैं बीजिंग आ रहा था तब मॉम ने कहा था कि वहाँ पर जाकर मैं उनको मॉम ना कहूँ, मैं सिर्फ उन्हें डैडी कहकर बुलाऊँ, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर डैडी बोलता हूँ। लेकिन हम तो साउथ कोरिया में रहते हैं ना, साउथ कोरिया में मैं उनको मम्मा ही बोलता हूँ। वांग जी आयुन की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी आयुन वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, अंकल, क्या आप म्यूजिक सुनेंगे? मेरी मम्मा ने मुझे एक म्यूजिक सिखाया है और उन्होंने बताया है कि ये मेरे दादा ने मेरी मम्मा को सिखाया है। आयुन जल्दी से अपने पॉकेट से मोर्तोंगन बाहर निकालता है और एक म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है। वांग जी जब यह म्यूजिक सुनता है तो हैरानी से आयुन की तरफ देखने लगता है और कहता है, आयुन, तुम्हें ये म्यूजिक किसने सिखाया? आयुन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि अंकल, ये तो मेरी मम्मा ने सिखाया और मेरी मम्मा को मेरे दादा ने। वांग जी जब यह सुनता है तो अपने मन में सोचने लगता है, ये वाला म्यूजिक तो मैंने विंग को सिखाया था, इसका मतलब क्या है? तभी वांग जी को अपने अंकल की बात याद आती है कि आयुन बिल्कुल दिखने में उसके जैसा है, कहीं आयुन उसका बेटा तो नहीं है। अपने अंकल की बात याद आते ही वांग जी आयुन की तरफ देखता है और आयुन से कहता है, आयुन, तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा, क्या तुम चलोगे? आयुन हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी आयुन को लेकर डीएनए टेस्ट करने चला जाता है। वहाँ पर जाकर वह अपना और आयुन का डीएनए सैंपल देता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि कम से कम 3 घंटे लगेंगे रिजल्ट आने में। वांग जी कहता है कि आप लोग जल्द से जल्द कीजिए, मुझे ये रिपोर्ट अभी ही चाहिए। डॉक्टर फिर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, हमें कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे, इतना वेट तो आपको करना पड़ेगा। वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहीं पर आयुन को लेकर बैठ जाता है। उधर जब शाम हो जाती है और आयुन अभी तक जियांग मैंसन नहीं पहुंचता तो विंग को आयुन की चिंता होने लगती है, इसलिए वह मियानवान को फ़ोन करता है और मियानवान से कहता है कि अभी तक आयुन जियांग मैंसन नहीं पहुंचा है। मियानवान कहती है, मैं वांग जी को कॉल करके पूछती हूँ कि वह दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं। ऐसा कहकर मियानवान फ़ोन काट देती है और वांग जी के पास कॉल करती है। वांग जी मियानवान को बताता है कि उसे आने में अभी 2 घंटे लगेंगे, विंग को वेट करने को कहो। ऐसा कहकर वांग जी अपना फ़ोन काट देता है। उधर लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर आकर वांग जी को रिपोर्ट देते हैं। वांग जी डीएनए रिपोर्ट कर देखने लगता है। जैसे ही वह रिपोर्ट देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर से कहता है, क्या आप श्योर हैं ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है? डॉक्टर कहते हैं, हमने 3-4 बार चेक करके देखा है, ये 100% सही है। उसके बाद वांग जी आयुन को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने सीने लगा लेता है और डॉक्टर थैंक यू कहकर वहाँ चला जाता है। उसके बाद वांग जी आयुन को लेकर मैंसन में नहीं जियांग मैंसन में पहुंचता है और मैंसन में पहुंचने के बाद वह मैंसन के अंदर जाता है तो देखता है मैडम मियू और यानली काउच पर बैठे बातें कर रहे थे। जब वह दोनों वांग जी को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। यानली जल्दी से वांग जी के पास जाती है और कहती है, वांग जी तुम यहाँ पर? वांग जी आयुन की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपको छोड़ने आया था, लेकिन मुझे विंग जरूरी बात करनी है, क्या आप कुछ के लिए आयुन को अपने पास रख सकते हैं? यानली हाँ में अपना चाहती है। वांग जी को विंग का रूम नहीं था तो वह यानली की तरफ देखता है और कहता है, साहू जी क्या आप बताइए विंग कौन सा है? यानली सुनकर मुस्कुरा देती है।
ये कहती है हाँ, आगे से लेफ्ट वाला रूम विंग का है, तुम जाकर उससे बात कर सकते हो। वांगजी जब यह सुनता है तो आयुन को यानली के बाहों में दे देता है और कहता है मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह विंग के रूम के पास जाता है और विंग के रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर देखने लगता है। विंग इस वक्त पेंटिंग कर रहा था, उसे पता नहीं था कि वांगजी आया है। वह पेंटिंग करने में इतना बिजी हो गया था कि इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। वांगजी जब विंग को इस तरह से देखता है तो थोड़ी सी नकली खांसी की आवाज़ करता है, जिससे विंग का ध्यान भटकता है और वह वांगजी की तरफ देखने लगता है। विंग वांगजी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और कहता है वांगजी तुम यहाँ आयुन को लेकर आए हो, आयुन कहाँ है? वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है आयुन इस वक्त यानली साहू जी के पास है, लेकिन मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। विंग जब ये सुनता है तो कहता है हाँ करो, क्या बात करनी है तुम्हें? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आयुन की माँ कहाँ पर है? विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? वांगजी कहता है मुझे जवाब चाहिए, आयुन की माँ कहाँ है? तब विंग घबराते हुए कहता है कि मैंने उस दिन बताया था ना, आयुन के पैदा होते ही आयुन की माँ उसे छोड़कर चली गई। तब वांगजी एक डेविल स्माइल करता है और वही रिपोर्ट विंग के हाथ में देता है और कहता है अगर आयुन की माँ उसे छोड़कर चली गई तो ये क्या है? विंग जल्दी से उस रिपोर्ट को देखने लगता है। जब विंग उस रिपोर्ट को देखता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है ये सब क्या है? वांगजी अब मुस्कुरा देता है और कहता है ये रिपोर्ट बताती है कि आयुन मेरा बेटा है, तो मुझे ये बात जानने का पूरा हक है कि आयुन की माँ कहाँ पर है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आयुन को किसने पैदा किया। विंग घबराते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है नहीं नहीं, ये रिपोर्ट झूठ है, आयुन सिर्फ मेरा बेटा है, मैं उसका फादर हूँ। वांगजी जब यह सुनता है तो गुस्से से विंग की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है बस करो विंग, और कितना झूठ बोलोगे? मुझे सच बताओ, आयुन की माँ कहाँ पर है? कौन है उसकी माँ? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं कोर्ट से आयुन की कस्टडी तुमसे ले लूँगा, क्योंकि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। तुम्हें बताना ही पड़ेगा आयुन की माँ कहाँ पर है। विंग जब यह सुनता है तो डर जाता है और डर के वह कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, आयुन सिर्फ मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। जैसे ही विंग ये बोलता है वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है अब जाकर तुमने सच बोला। लेकिन विंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ता बना है, तो आयुन आया कैसे? विंग जब यह सुनता है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है और आयुन की तस्वीर के ऊपर रख देता है और कहता है तुम्हें आयुन की कसम मुझे सारा सच बताना होगा। मेरा दिमाग इससे पहले ख़राब हो जाए और आयुन को मैं तुमसे छीन लूँ, उससे पहले मुझे सारा सच बताओ। विंग अभी भी अपनी नज़रें नीचे करे हुए था और बोलना शुरू करता है तुम्हें याद है वांगजी, आज से 7 साल पहले हम दोनों साउथ कोरिया गए थे एक कंपटीशन के लिए। तुमने और मैंने एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन कॉलेज वालों ने हमें एक ही हॉस्टल रूम दिया था। हम दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, अब आगे बोलो, आगे क्या हुआ? अब विंग वांगजी की आंखों में देखता है और कहता है तुम्हें याद है जिस दिन हमारा कोरिया में लास्ट दिन था, उस दिन हम दोनों क्लब गए थे पार्टी करने के लिए? वांगजी हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ड्रिंक नहीं करते हो, मुझे पता है, इसलिए जब हम दोनों क्लब गए थे तो मैंने तुम्हारे सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था, जिस वजह से तुम ड्रंक हो गए थे और मैंने भी ड्रंक कर लिया था और हम दोनों ड्रंक होकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ जाने लगे थे। उसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि वांगजी और विंग दोनों ड्रंक होकर साउथ कोरिया की सड़कों पर चले जा रहे थे। विंग तभी अचानक एक जगह रुक जाता है और एक जगह की तरफ देखने लगता है। वांगजी जब यह देखता है कि विंग रुक गया है तो वह विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्यों रुक गए हो, आगे क्यों नहीं जा रहे? विंग एक जगह की तरफ इशारा करता है और कहता है देखो ना वांगजी, सब लोग शादी कर रहे हैं, मुझे भी शादी करनी है। वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है ओह तुम्हें शादी करनी है, लेकिन तुम्हारी ब्राइड कहाँ है? विंग उदास हो जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास तो ब्राइड नहीं है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है जो चाइना में रहती है और तुम हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। ऐसा कहकर विंग वहीं सड़क पर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है वांगजी मेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है, अब मुझसे कौन शादी करेगा? वांगजी भी विंग के पास बैठ जाता है और कहता है विंग मत रो, मेरे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे से भी कोई शादी नहीं करेगा। विंग जब यह सुनता है तो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कोई अगर तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी करूँगा। वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है सच्ची तुम मुझसे शादी करोगे? विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है।
तब वांग जी कहता है चलो आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। विहिंग जब यह सुनता है कि वांग जी उससे शादी करने को राजी हो गया तो विहिंग भी जल्दी से खड़ा हो जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हम दोनों शादी करते हैं। वांग जी और विहिंग सीधे चर्च के अंदर जाते हैं और चर्च में जाकर प्रीस्ट से कहते हैं कि उन्हें शादी करनी है। प्रीस्ट हैरानी से उन दोनों की तरफ देखता है और फिर मन में सोचता है कि शायद ये दोनों गे कपल हैं और शादी करना चाहते हैं, इसलिए प्रीस्ट उनकी शादी कराने के लिए राजी हो जाता है। प्रीस्ट उन दोनों की शादी की रस्में पूरी करने लगता है। प्रीस्ट जैसे जैसे वांग जी और विहिंग को बोल रहा था, वांग जी और विहिंग वैसे ही प्रीस्ट के अनुसार कर रहे थे। वह दोनों सारी रस्में पूरी करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों अपने अपने रिंग एक्सचेंज करो। वांग जी के हाथ में भी एक रिंग था जो उसकी मदर का था और विहिंग ने भी अपने हाथ में रिंग पहन रखा था, तो वह दोनों अपने अपने हाथ के रिंग खोलकर एक दूसरे को पहना देते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों एक दूसरे को किस करके अपनी शादी को लॉक करो। जैसे ही वांग जी यह सुनता है तो वह विहिंग के गालों को पकड़ लेता है और विहिंग को किस करना लगता है। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों के हाथ में उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विहिंग और वांग जी अभी भी वहीं खड़े थे। प्रीस्ट उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। विहिंग और वांग जी प्रीस्ट की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब हमें आगे क्या करना होगा। प्रीस्ट हैरानी से उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है अभी तुम्हारी वेडिंग हुई है ना, तो जाकर वेडिंग नाइट मनाओ। ऐसा कहकर प्रीस्ट वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है। वांग जी और विहिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग ये वेडिंग नाइट कैसे मनाते हैं। विहिंग भी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं पता वांग जी, मेरी पहली बार वेडिंग हुई है ना, इससे पहले मैंने कभी भी वेडिंग नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता ये वेडिंग नाइट कैसे मनाते हैं। प्रीस्ट वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर वहीं रुक जाता है और उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है वेडिंग नाइट अपने रूम में जाकर मनाते हैं, इसलिए अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वांग जी और विहिंग जब यह सुनते हैं तो वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ओ वेडिंग नाइट अपने रूम में बनाते हैं, तो ठीक है हम दोनों अपने रूम में जाकर बनाते हैं, थैंक यू फादर। ऐसा बोलकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रीस्ट एक चैन की सांस लेता है और कहता है आजकल के बच्चों का सचमुच दिमाग खराब है। ऐसा कहकर प्रीस्ट भी वहाँ से चला जाता है। वांग जी और विहिंग अपने हॉस्टल रूम में वापस आ जाते हैं। हॉस्टल रूम में आकर विहिंग बेड पर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी हम वेडिंग नाइट कैसे मनाएंगे। वांग जी भी विहिंग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है नहीं पता विहिंग, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये वेडिंग नाइट कैसे मनाते हैं। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर विहिंग कहता है क्यों ना हम इंटरनेट पर सर्च करें। वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है विहिंग तुमने ठीक कहा, हम लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं, उसमें ज़रूर आएगा कि वेडिंग नाइट पे क्या करते हैं। ऐसा कहकर वांग जी अपना मोबाइल निकालता है और उसमें सर्च करने लगता है कि वेडिंग नाइट पर क्या करते हैं। जब वांग जी मोबाइल निकालकर उसमें सर्च करता है कि वेडिंग नाइट कैसे मनाई जाती है, तब उसमें लिखा आता है कि ब्राइड और ग्रूम दोनों इंटीमेट होते हैं। वांग जी और विहिंग को इंटीमेट होने का मतलब तो पता था, लेकिन कैसे होते हैं ये नहीं पता था। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग इसमें तो ब्राइड और ग्रूम इंटीमेट होते हैं, लेकिन तुम तो ग्रूम हो और मैं भी ग्रूम हूँ, तो हम इंटीमेट कैसे होंगे। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम सर्च करो ना, दो बॉय इंटीमेट कैसे होते हैं। वांग जी जब यह सुनता है तो वह सर्च करता है तो वहाँ पर कुछ वीडियो आ जाते हैं। वीडियो को देखकर वांग जी और विहिंग कहते हैं ओ अच्छा इस तरह दो बॉयज़ इंटीमेट होते हैं, ठीक है हम दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। ऐसा कहकर विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम मेरे को अनड्रेस करो और मैं तुम्हें अनड्रेस करता हूँ, उसके बाद हम दोनों इंटीमेट होंगे। वांग जी भी हाँ में अपना सर हिला देता है और विहिंग को अनड्रेस करने लगता है और विहिंग वांग जी को थोड़ी देर में ही दोनों अनड्रेस होकर एक दूसरे के सामने नेकेट खड़े थे। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और विहिंग को किस करने लगता है। विहिंग भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। धीरे धीरे वह दोनों बेड पर आ जाते हैं और उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मिस एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है। वांग जी जब यह सुनता है तो विहिंग की तरफ देखता है और कहता है अगर हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। विहिंग कहता है कि तुमने पहली बार अल्कोहल लिया था, जिस वजह से तुम्हें उस रात का कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले मेरी आँख खुलती है, जब मैं उठता हूँ तो तुम्हें अपने पास नेकेट देखता हूँ और हम दोनों ऐसे पोजीशन में थे जिसे देखकर मैं घबरा गया था। उसके बाद मैं जल्दी से उठता हूँ और मैं सोचता हूँ कहीं तुम मुझे गलत ना समझो कि मैंने तुम्हारे नशे में तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, इसलिए मैं पहले तुम्हें क्लीन करता हूँ और तुम्हें ड्रेस पहनाता हूँ, उसके बाद बेड शीट को चेंज करके तुम्हें वहाँ पर लेटा देता हूँ। तुम
बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला। मैं वहाँ पर एक पल के लिए नहीं रुकना चाहता था। तभी मेरी नज़र हमारी मैरिज सर्टिफिकेट पर जाती है। मैं उस सर्टिफिकेट को अपने बैग में पैक कर लेता हूँ। हम दोनों की फ़्लाइट एक साथ थी, लेकिन मैं जानबूझकर सुबह की फ़्लाइट बुक कर लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। वांग जी जब यह सुनता है तो कहता है, ओह, इसलिए जब मैं सुबह उठा था तो तुम रूम में नहीं थे और तुम्हारा सामान भी नहीं था। जब मैंने वार्डन से जाकर पता किया, वार्डन ने बताया तुम सुबह ही निकल चुके थे। लेकिन हाँ, मैं अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? विंग कहता है कि मैं साउथ कोरिया से जब चाइना वापस आया तो मेरे डैड उस वक्त चोंगचिंग में रहते थे। इससे पहले हम लोग बीजिंग में ही रहा करते थे। जियांग फैमिली हमारी रिलेटिव थी। आंट यू मेरी मॉम की कज़न सिस्टर थी, जिन फैमिली से भी हमारा अच्छा रिलेशन था। म्यान मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों बचपन में एक ही स्कूल में जाया करते थे, लेकिन मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरे फादर चोंगचिंग में जाकर बस गए। मैं भी उन्हीं के साथ उसी शहर में जाकर रहने लगा था। साउथ कोरिया से वापस आने के बाद मेरी लाइफ नॉर्मल ही चल रही थी। लगभग 3 महीने बाद अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे डैड मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ जाकर पता चलता है कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। मेरे डैड मेरे पास आकर बैठते हैं और कहते हैं, विंग, तुम क्या करना चाहते हो? घबरा रहा था कि मेरे डैड मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं डैड की तरफ घबराते हुए देखता हूँ और कहता हूँ, डैड, मैं इस बेबी को बर्थ देना चाहता हूँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे डैड प्यार से मेरी तरफ देखते हैं और मेरे सर को सहलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा जो फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि इस बच्चे के फादर को पता चले कि तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो? तब मैं फादर को मना कर देता हूँ और कहता हूँ, नहीं डैड, मैं उसको कुछ भी नहीं बताना चाहता। इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है, इसलिए इस बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। मेरे डैड मेरे फैसले से खुश थे। मैंने अपने डैड से कहा कि मैं अब चाइना में नहीं रहना चाहता। मेरे डैड मेरी खुशी के लिए मेरे साथ साउथ कोरिया चले गए। वहीं पर जाकर मैंने आईवान को बर्थ दिया। साउथ कोरिया में ही मैंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद एक कंपनी में जॉब करने लगा। जब आईवान 4 साल का था तो डैड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके बाद आईवान और मैं साउथ कोरिया में अकेले ही रहा करते हैं। सारी बातें जानने के बाद वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह विंग के कंधे को जोर से पकड़ता है और हिलाता है और कहता है, क्यों विंग, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? तुमने मेरे बच्चे का सच मुझसे छुपाया। मुझे मेरे बच्चे के बारे में जानने का पूरा हक था। आईवान मेरा बेटा है। वो तो आज गलती से आईवान ने ये कहा कि तुमने आईवान को बर्थ दिया है और तुमने आईवान को वही म्यूजिक सिखाया था जो म्यूजिक मैंने तुम्हें सिखाया था। उसी से मुझे शक हुआ और मैं आईवान को डीएनए टेस्ट के लिए लेकर गया। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सबको सच बताने कि आईवान मेरा बेटा है। विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम किसी को आईवान का सच नहीं बताओगे। तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि आईवान तुम्हारा बेटा है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, मगर क्यों? मैं सबको बताना चाहता हूँ। तभी विंग वांग जी का हाथ आईवान की तस्वीर पर रखता है और कहता है, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे आईवान की कसम दी थी ना, तो मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया। अब मैं तुम्हें आईवान की कसम देती हूँ, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। तुम किसी को नहीं बताओगे कि आईवान तुम्हारा बेटा है और हम दोनों में क्या रिलेशन था। 2 दिन बाद तुम्हारी म्यान के साथ शादी है। मैं नहीं चाहता कि इस शादी में कोई भी रुकावट हो। मैं तो यहाँ से जल्द जाना चाहता था, लेकिन म्यान की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि म्यान की शादी तुम्हारे साथ हो रही है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं साउथ कोरिया से कभी भी चाइना वापस नहीं आता। वांग जी जब यह सुनता है तो वह गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझसे मेरे ही बेटे का सच छुपाने को कह रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे एक सवाल का जवाब दो वांग जी। अगर तुम्हें ये बात शादी के बाद पता चलती कि आईवान तुम्हारा बेटा है तो तुम क्या म्यान को छोड़ देते? वांग जी विंग की बात सुनकर चुप हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, म्यान तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुमने म्यान से शादी नहीं की तो म्यान मर जाएगी। मैं अपनी दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें म्यान से शादी करनी ही पड़ेगी। भूल जाओ कि आईवान तुम्हारी ज़िंदगी में था या मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने बेटे और अपना ख्याल रख सकता हूँ। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वांग जी, लेकिन म्यान को तुम्हारी ज़रूरत है। विंग की बातें सुनकर वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह विंग से और कुछ नहीं कहता, बस
वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन वांग जी जाते वक्त नोटिस ही नहीं करता है कि आयुआन और यानली दरवाजे पे ही खड़े थे। एक्चुअली यानली विंग और वांग जी के लिए टी और स्नैक्स लेकर आई थी, लेकिन जब वह उन दोनों की बातें सुनते हैं तो वह आयुआन और यानली वहीं पर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। वांग जी रोते हुए वहाँ से चला जाता है। आयुआन दरवाज़ा खोलता है और विंग को देखता है। विंग अभी बेड पर बैठकर रो रहा था। आयुआन जल्दी से विंग के पास जाता है और मम्मा कहकर उसे बुलाता है और उसे हग कर लेता है। यानली भी अंदर आ जाती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने वांग जी को आयुआन की कसम क्यों दी? विंग यानली की तरफ देखता है और कहता है, यही ज़रूरी था सीजे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वांग जी मियानमियान से कभी शादी नहीं करता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मियानमियान वांग जी से कितना प्यार करती है। ये बात तो आप भी जानते हैं ना, तो आप ये बात कैसे कह सकती हैं? मेरे और आयुआन का क्या है? हम दोनों को तो अकेले रहने की आदत है और वैसे भी मैं 2-4 दिन का मेहमान हूँ। उसके बाद आयुआन को लेकर मैं वापस साउथ कोरिया चला जाऊँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मियानमियान और वांग जी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। उसके बाद यानली विंग से कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। आयुआन अभी भी विंग को गले लगाए हुए था और रो रहा था और कहता है, मम्मा आपने क्यों नहीं बताया कि अंकल ही मेरे दादा हैं? मुझे अपने दादा के साथ थोड़ा वक्त भी नहीं मिला बिताने के लिए, और आपने दादा से कसम क्यों ली? विंग जल्दी से आयुआन के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, आयुआन ये ज़रूरी था बेटा। तुम्हें पता नहीं है मियानमियान आंट तुम्हारे दादा से कितना प्यार करती है। अगर उन्हें सच पता चला तो वह सच कर लेंगी, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि मियानमियान को कुछ हो। आयुआन ये बात तुम भी किसी को मत बताना कि वांग जी तुम्हारे दादा हैं। हम शादी वाले दिन ही यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद विंग आयुआन को बेड पर सुला देता है और उसे प्यार से थपकियाँ देने लगता है, जिस वजह से आयुआन जल्दी ही सो जाता है। विंग आयुआन की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारे डैडा से दूर किया है। मुझे तुम्हारे डैडा को तुम्हारे बारे में बताना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उधर वांग जी चियांग मैंसन से सीधे लैन मैंसन में पहुंचता है। लैन मैंसन में अभी भी डेकोरेशन का काम चल रहा था क्योंकि 2 दिन बाद शादी थी। वांग जी जैसे ही मैंसन के अंदर घुसता है और डेकोरेशन को देखता है तो उसका दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी लैन कुरैन वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, वांग जी। लेकिन वांग जी अपने अंकल की कोई भी बात नहीं सुनता। वह सीधे अपने रूम में चला जाता है और अपना रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। लैन कुरैन यह देखकर हैरान हो जाता है और वह लैन सिचन से कहते हैं, आज वांग जी को क्या हुआ? सुबह तो वह बहुत खुश था, लेकिन जब लौटा है तो वह बहुत दुखी है। लैन सिचन अपने अंकल की बात सुनकर कहता है, अंकल कोई बात नहीं, शायद सारा दिन आयुआन के साथ खेल के और घूम कर थक गया होगा, इसलिए वह सोने गया है। कल सुबह उससे बात कर लेना। ऐसा कहकर लैन सिचन भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। लैन कुरैन अपना हेड चेक करते हैं और कहते हैं, कुछ तो बड़ा तूफान आने वाला है, मुझे एहसास है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन सिचन और लैन कुरैन ब्रेकफास्ट करने के लिए जब ब्रेकफास्ट टेबल के पास आते हैं तो वांग जी वहाँ नहीं होता। लैन हैरानी से सिचन की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी कहाँ है? अभी तक आया नहीं। तभी लैन सिचन एक सर्वेंट को कहते हैं, जाकर वांग जी को बुलाकर लेकर आओ। सर्वेंट जाकर जब वांग जी के रूम का दरवाज़ा खटखटाता है, वांग जी अपना रूम का दरवाज़ा खोलता नहीं है। सर्वेंट आकर लैन सिचन को बताते हैं कि यंग मास्टर अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। लैन सिचन कहते हैं, शायद वांग जी अभी भी सो रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अंकल आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे और भी शादी की तैयारियाँ करनी है। लैन कुरैन भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और दोनों अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। लगभग दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वांग जी ने अभी तक अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोला था। उधर सुयांग वांग जी को कॉल कर रहा था, वांग जी लेकिन उसका फ़ोन पिक नहीं कर रहा था, इसलिए सुयांग सीधे लैन मैंसन में आ जाता है। लैन मैंसन में आकर वह लैन सिचन के पास जाता है और कहता है, वांग जी कहाँ हैं? सुबह से वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। लैन सिचन जब यह सुनते हैं तो वह भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं कल रात को वांग जी को क्या हुआ है, कल से वह अपने रूम का दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा। ऐसा कहकर सुयांग और लैन सिचन वांग जी के रूम के पास जाकर खड़े होते हैं और उसके दरवाजे को खटखटाने लगते हैं, लेकिन वांग जी अभी भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तभी लैन सिचन एक सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, इस रूम का स्पेयर की लेकर आओ, मुझे इसका रूम का डोर खोलना है। तभी सर्वेंट जाकर स्पेयर की लेके आता है और लैन सिचन को देता है। लैन सिचन उसके बाद वांग जी के रूम का डोर खोलता है तो देखता है कि वांग जी के रूम की हालत बहुत बेकार थी। सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था और वांग जी कोने में अपने घुटनों को हक करके बैठा हुआ था और रो रहा था। लैन सिचन जब वांग जी की ऐसी हालत देखते हैं तो जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं और वांग जी से कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सारी रात सोए हो।
वांगजी रोते हुए अपनी गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा, आयुआन। जब आयुआन का नाम सुनता है लैंसचेन तो कहता है, क्या हुआ आयुआन को? वांगजी कहता है, आयुआन मेरा ही बेटा है गगा। जब लैंसचेन और सुयांग यह बात सुनते हैं तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। लैंसचेन वांगजी के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम ये क्या कह रहे हो? वांगजी रोते हुए लैंसचेन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ गगा, मैं सच कह रहा हूँ, आयुआन मेरा ही बेटा है। उसके बाद वांगजी लैंसचेन को अपनी सारी कहानी बताता है। लैंसचेन जब यह सुनते हैं तो कहता है, वांगजी अब तुम्हें क्या करोगे? रोते हुए लैंसचेन की तरफ देखता है और कहता है, गगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने मुझे आयुआन की कसम दी है और कहा है कि मुझे मियानमैन से शादी करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं मियानमैन से शादी करूँगा। लैंसचेन जब यह बात सुनते हैं तो वह वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो इस तरह मत बैठो। अंकल को अगर पता चलेगा तो तुम्हें पता है ना, अंकल मियानमैन से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए तुम अपनी हालत सुधारो और एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह एक्ट करो। ऐसा कहकर लैंसचेन सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम वांगजी के पास रहो, आज वांगजी का साथ मत छोड़ना। ऐसा कहकर लैंसचेन वांगजी के रूम से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंसचेन वांगजी के लिए उसकी वेडिंग ड्रेस लेकर आते हैं। वांगजी अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। लैंसचेन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी ये तुम्हारी वेडिंग ड्रेस है, पहन लो। वांगजी एक बार वेडिंग ड्रेस की तरफ देखता है और एक बार अपने गगा की तरफ देखता है। लैंसचेन जब यह देखता है तो वांगजी की पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं, जल्दी तैयार हो जाना, अंकल ने कहा है। ऐसा कहकर लैंसचेन रूम से बाहर चला जाता है। उधर विहिंग अपना सारा सामान पैक कर रहा था। आयुआन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा क्या आज हम सचमुच चले जाएंगे? विहिंग हाँ में अपना सर हिलाता है। फिर आयुआन धीरे से बोलता है, मम्मा क्या जाने से पहले लास्ट बार मैं अपने डैडा से मिल सकता हूँ? उसके बाद तो मैं उनसे कभी भी नहीं मिलूँगा। ऐसा कहकर आयुआन रोने लगता है। विंग आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ठीक है, तुम मिल लेना, मैं ड्राइवर अंकल को कहूँगा तुम्हें लैंडमेंसर छोड़ कर आए, लेकिन तुम ड्राइवर अंकल को कहना उसके बाद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दे। आयुआन यह सुनकर खुश हो जाता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद विंग स्टडी टेबल के पास जाता है और कुछ लिखने लगता है। लिखने के बाद वह उस नोट को आयुआन के बैकपैक में रख देता है और कहता है, आयुआन जब तुम अपने डैडा से मिलोगे तो यह लेटर अपने डैडा को देना। ऐसा कहकर वह बैकपैक आयुआन को पहना देता है। आयुआन बहुत खुश हो जाता है। विंग आयुआन को लेकर ड्राइवर के पास आता है और कहता है, आयुआन को लैंडमेंसन छोड़ दो। उसके बाद ड्राइवर आयुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर विंग मियानमैन को कॉल करता है और मियानमैन को बताता है कि जिस कंपनी में वह काम करता है उस कंपनी से कॉल आया है, इसलिए उसे कुछ ही देर में साउथ कोरिया के लिए निकलना पड़ेगा। मियानमैन जब यह सुनती है तो कहती है, कम से कम मेरी शादी होने तक तो रुक जाते। विंग कहता है, नहीं रुक सकता, कंपनी में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। ऐसा कहकर विंग अपना फ़ोन काट देता है। उधर मियानमैन अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी हो रही थी। यानी यह सब देख रही थी, लेकिन वह खुश नहीं थी, उसे कुछ तो गलत लग रहा था। इसलिए वह मियानमैन के पास जाती है और कहती है, मियानमैन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मियानमैन भी कहती है, हाँ साहब, क्या बात करनी है? इधर वांगजी भी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी हो चुका था। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में ड्राइवर आयुआन को लैंडमेंसन में छोड़ देता है। आयुआन जब अंदर आता है तो लैंसचेन और सुयांग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र आयुआन पर पड़ती है तो वह दोनों जल्दी से आयुआन के पास जाते हैं। आयुआन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मुझे वांगजी अंकल से मिलना है। वह कहाँ पर है? तुम्हारे अंकल इस वक्त अपने रूम में है, तुम जाकर उनसे मिल सकते हो। ऐसा कहकर लैंसचेन वांगजी के रूम की तरफ इशारा करता है। आयुआन अपने छोटे छोटे कदमों से वांगजी की रूम की तरफ जाने लगता है। सुयांग और लैंसचेन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आयुआन जब वांगजी के रूम में जाकर देखता है तो वांगजी अपने बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। आयुआन वांगजी को देखकर कहता है, डैडा। वांगजी जैसे ही आयुआन की यह आवाज़ सुनता है तो वह जल्दी से आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन कहता है, आई एम सॉरी अंकल, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा कहकर आयुआन जल्दी से वांगजी के पास आता है। वांगजी भी जल्दी से आयुआन को हग कर लेता है और रोने लगता है और कहता है, आयुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब आयुआन कहता है, मैं और मम्मा आज साउथ कोरिया वापस जा रहे हैं। मैं आज आपसे लास्ट बार मिलने आया हूँ, उसके बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगा। ऐसा कहकर आयुआन फिर से वांगजी को गले लगा लेता है और वांगजी भी आयुआन को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों बाप बेटे रो रहे थे। उन दोनों को रोता देख लैंसचेन और सुयांग के भी आंखों में आंसू आ जाता है। आयुआन वांगजी से अलग होता है और कहता है, मैं आपको बहुत मिस करूँगा डैडा। वांगजी जब यह सुनता है तो वह फिर से आयुआन को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आयुआन मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। आयुआन थोड़ी देर बाद वांगजी से अलग होता है और कहता है, अब मुझे जाना होगा डैडा,
मम्मा एयरपोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ऐसा कहकर आयुन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते अचानक रुक जाता है और अपने सर पर मारता है और कहता है, देखा, मैं तो भूल ही गया, मम्मा ने आपके लिए लेटर दिया है। ऐसा कहकर आयुन अपने बैकपैक से उस लेटर को निकालता है और वांग जी को देता है। वांग जी जल्दी जल्दी उस लेटर को पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा था, वांग जी, आज मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ, लेकिन आयुन को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। आयुन के कस्टडी के पेपर में मैंने साइन कर दिया है। तुम आयुन को अडॉप्ट कर सकते हो और मैंने डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया है। इन द फ्यूचर मेरी वजह से तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आयुन को तुम्हारे पास इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार देखा है। अब मुझे पता है आयुन तुम्हारे बिना और तुम आयुन के बिना नहीं रह सकते। मैं एक बाप बेटे को अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं आयुन को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। वांग जी लेटर पढ़ने के बाद हैरान हो जाता है और हैरानी से लैंसीचेन और सुयांग की तरफ देखने लगता है। सुयांग जल्दी से आकर वांग जी के हाथ से उस लेटर को ले लेता है और पढ़ने लगता है। लैंसीचेन भी उस लेटर को पढ़ता है। फिर वह लैंसीचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम्हारे पास आज आखिरी मौका है। अगर तुमने आज अपना कदम नहीं बढ़ाया तो सारी ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। जाओ और उसे रोको। वांग जी जैसे ही लैंसीचेन की यह बात सुनता है तो जल्दी से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछता है और आयुन को अपनी बाहों में उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। लैनकुरन जब देखते हैं कि वांग जी कहीं भागकर जा रहा है तो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी कुछ देर में हमें पार्टी हॉल पर जाना है, तुम्हारी शादी है आज। वांग जी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल, कोई शादी नहीं होने वाली। लैनकुरन जब यह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, अंकल, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी शादी पहले हो चुकी है, इसलिए आज कोई भी वेडिंग नहीं होने वाली। ऐसा कहकर वांग जी लैन मैंशन से बाहर निकलता है, लेकिन तभी मियान मैन स्कूटी लेकर वहाँ पहुँच जाती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी, अगर तुम कार से गए तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे क्योंकि रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तुम मेरी स्कूटी पे बैठो, हम दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। वांग जी हैरानी से मियान मैन की तरफ देखता है क्योंकि मियान मैन ने अभी भी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। वांग जी ने भी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। वांग जी जल्दी से मियान मैन के पास आता है, आर्यन को बीच में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। मियान मैन स्कूटी स्टार्ट कर देती है और सीधे एयरपोर्ट की तरफ ले लेती है। मियान मैन स्कूटी बहुत स्पीड में चला रही थी, जिस वजह से वांग जी और आयुन दोनों ही डरे हुए थे। आयुन घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंट हमें अपनी मम्मा के पास नहीं, हेवन पहुंचाने वाली है। वांग जी कहता है, आयुन, मैं भी इसी बात से डर रहा हूँ कि हम सीधे हेवन पहुंचेंगे, तुम्हारी मम्मा के पास नहीं। जब मियान मैन आयुन और वांग जी की यह बात सुनती है तो कहती है, बकवास करना बंद करो, मैं अभी स्कूटी चला रही हूँ, मेरा ध्यान भटक गया तो हम तीनों ही हेवन पहुँच जाएंगे। कुछ ही देर में मियान मैन और वांग जी एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। मियान मैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम जाकर पहले विंग को रोको, मैं आयुन को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह आयुन को अपनी बाहों में उठा लेती है। वांग जी भी हाँ में अपना सर हिलाता है और वहाँ से भागने लगता है और एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है और विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। हो जाने के बावजूद भी वांग जी को विंग नहीं मिलता। वांग जी हैरान और परेशान होकर विंग को इधर से उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ती है जो वहीं पर एक बेंच पर अपना फेस छुपाए हुए बैठा हुआ था और जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांग जी जाकर सीधे उस पर्सन के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ से भाग रहे थे? विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम हर फैसला खुद से क्यों ले लेते हो? तुम्हें हर फैसला लेने का हक नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं, ये फैसला करने वाला मैं खुद हूँ। तुम्हारा फैसला मैं कभी नहीं मानने वाला। वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों अभी भी मैरिड हैं, तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो। मैंने तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विंग जब यह सुनता है तो वांग जी की तरफ हैरानी से दिखता है और कहता है, वांग जी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मियान मैन से शादी करनी होगी। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, मैं मियान मैन से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं तुम्हें डिवोर्स ना दे दूँ। और तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, हम लैंस हैं और हमारे यहाँ रूल बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और रूल में एक रूल यह भी है, हम ज़िंदगी में बस एक बार प्यार करते हैं और एक बार ही शादी करते हैं। मेरी शादी ऑलरेडी तुम्हारे साथ हो चुकी है, चाहे वो जिस तरह से भी हो, लेकिन शादी तो थी ना, इसलिए अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तभी मियान मैन भी आयुन को लेकर वहाँ आ जाते हैं। मियान मैन विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग,
तुम्हें मुझसे पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम्हारी और वांगजी की शादी हो चुकी है। विंग कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक विंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और विंग वहीं पर गिर जाता है। वांगजी और मियानमैन जल्दी से विंग के पास जाते हैं और विंग को पकड़ लेते हैं। विंग मियानमैन और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, अब मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता, मैं अब जा रहा हूँ, तुम दोनों आयुआन का ख्याल रखना। वांगजी जब यह सुनता है तो विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, विंग तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहकर वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसको लेकर वहाँ से भागने लगता है। मियानमैन भी आयुआन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ऐसे सीन शिफ्ट करके 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी और विंग प्रीस्ट के सामने खड़े थे और वह दोनों शादी की रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। आयुआन तालियां बजा रहा था, वह बहुत खुश था क्योंकि आज उसके मम्मा और डैडा की फिर से शादी हो रही थी। मियानमैन जल्दी से वांगजी के पास आती है और कहती है, वांगजी ये वाली शादी तो तुम्हें याद रहेगी ना। वांगजी मुस्कुरा देता है और हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, अगर तुम इस वाली शादी को भूले ना तो मैं याद दिलाने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा आती रहूँगी। वांगजी कहता है, नहीं नहीं, मैं इस वाली शादी को याद रखूँगा। मियानमैन वहाँ से जाने ही वाली थी कि विंग मियानमैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू मियानमैन। मियानमैन मुस्कुरा देती है और कहती है, थैंक यू, वो भी किस लिए, तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और मेरी बात का ध्यान रखना, तुमसे भी हैंडसम हस्बैंड मैं ढूंढ के निकालूंगी। इस वाले को तुम लो, मुझे सेकंड हैंड माल पसंद नहीं है। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से मियानमैन की तरफ देखने लगता है और कहता है, सेकंड हैंड, इसका क्या मतलब है। ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, अगर मियानमैन से तुम्हारी शादी होती तो तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना पड़ता, उसके बाद तुम सेकंड हैंड हो जाते ना। तभी आयुआन वांगजी के पास आता है और अपने दोनों हाथों को वांगजी की तरफ इशारा करता है और कहता है, दादा मुझे अपने गोद में ले लो ना। वांगजी जल्दी से आयुआन को अपने गोद में उठा लेता है। आयुआन जल्दी से वांगजी के चिक्स पर एक किस कर देता है। वांगजी यह देखकर मुस्कुरा देता है। विंग भी आयुआन के गाल को सहलाने लगता है और कहता है, अब तो तुम खुश होना। आयुआन अपना हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद सभी लोग चर्च से बाहर आ जाते हैं। वांगजी और विंग देखते हैं कि उनके सामने एक डेकोरेटेड कार आती है। वांगजी यह देखकर हैरान हो जाता है और अपनी गगा की तरफ देखने लगता है। लेंस चैन वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर वह अपने पॉकेट से एक एनवलप बाहर निकालते हैं। वांगजी जब उस एनवलप को खोलकर देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, गगा इसकी क्या ज़रूरत थी। लेंस चैन जब यह सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ये मेरी तरफ से है, जाओ तुम दोनों एंजॉय करो, आयुआन की चिंता मत करना, आयुआन का ख्याल मैं और अंकल रख लेंगे। तभी लैनकुरन कहते हैं, हाँ वांगजी, तुम आयुआन का चिंता मत करो, आयुआन तो मेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर लैनकुरन आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। आयुआन भी यह देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद मियानमैन वांगजी और विंग के पास आते हैं और कहती है, जाओ जाओ तुम दोनों हनीमून एंजॉय करो, आयुआन का ख्याल हम सब लोग मिलकर रख लेंगे। वांगजी जब यह सुनता है तो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वांगजी विंग को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। विंग जाने से पहले एक बार आयुआन की तरफ देखता है, जिस वजह से विंग का चेहरा उदास हो जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम उदास क्यों हो, क्या तुम खुश नहीं हो। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है वांगजी, आयुआन को कभी भी मैंने अकेला नहीं छोड़ा है, उसे इस तरह छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा है। वांगजी जब यह सुनता है तो जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलता है और लैनकुरन के पास आकर खड़ा हो जाता है और आयुआन को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। भागकर सीधे वह अपनी कार में आकर बैठ जाता है। सभी लोग वांगजी को रोकना चाहते थे, लेकिन वांगजी जल्दी से ड्राइवर को कहता है, कार स्टार्ट करो। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर खड़े सभी लोग जोर जोर के हंसने लगते हैं। तभी मियानमैन जोर से चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो या फैमिली वेकेशन पर। लेकिन तब तक वांगजी की कार आगे निकल चुकी थी। उन लोगों ने मियानमैन की कोई भी बात नहीं सुनी थी। मियानमैन सबकी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। उसके बाद वह भी अपने कार में आकर बैठ जाती है। यानली पहले से ही वहीं मौजूद थी। यानली को देखकर मियानमैन मुस्कुरा देती है। यानली भी मियानमैन को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो। जैसे ही यानली यह सब कहती है, मियानमैन जल्दी से यानली को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, मैंने ठीक किया ना साहब जी। यानली भी प्यार से मियानमैन की पीठ को सहलाती है और कहती है, हाँ तुमने ठीक किया। मियानमैन यानली से दूर होती है और कहती है, साहब जी, हस्बैंड और वाइफ अलग हो सकते हैं लेकिन माँ बाप अलग नहीं हो सकते। आयुआन को वांगजी और विंग दोनों ही प्यार करते हैं। मैं अगर वांगजी से शादी करती तो आयुआन या तो उसे माँ का प्यार मिलता या उसके डैडा का। मैं नहीं चाहती थी
कि आयुआन को सिर्फ एक जने का प्यार मिले। मैं चाहती हूँ आयुआन को दोनों का ही प्यार मिले, इसलिए मैंने ऐसा किया। और देखा ना विंग ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने की कोशिश की, उसने पॉइजन खा लिया था। विंग ने मेरी खुशी के लिए अपनी जान तक देने की कोशिश की, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ऐसा कहकर मियानमैन विंडो के बाहर देखने लगती है। यानली भी मियानमैन की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया। उधर हम वांगजी और विहिंग को देखते हैं। वांगजी और विहिंग आयुआन को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आयुआन भी बहुत खुश हो रहा था। आयुआन कार में उछल रहा था। विंग जब यह देखता है तो कहता है, आयुआन शांत होकर बैठो, इस तरह नहीं उछलते, तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग सकती है। वांगजी जब यह देखता है तो वह मुस्कुरा देता है और आयुआन से कहता है, आयुआन विहिंग ठीक कह रहा है, अभी शांत हो जाओ, कुछ ही देर में हम लोग रिसोर्ट पहुंच जाएंगे, वहां जाकर तुम बहुत मस्ती करना। आयुआन जब यह सुनता है तो शांत होकर बैठ जाता है। विहिंग अब विंडो से बाहर देख रहा था और बाहर के नज़ारों को एंजॉय कर रहा था। तभी वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी किस्मत में होंगे। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांगजी विहिंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, यू आर इन माई डेस्टिनी विहिंग। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग की तरफ बढ़ने लगता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी विहिंग इशारे से आयुआन की तरफ दिखाता है और कहता है, कुछ मत करना। आयुआन जब यह देखता है तो जल्दी से अपने आंखों पर हाथ रख देता है और कहता है, दादा मामा आप दोनों किस कर सकते हो, मैंने अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया है। वांगजी और विहिंग जब आयुआन की यह हरकत देखते हैं तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। वांगजी जल्दी से विहिंग के लिप्स पर एक पैक करता है, उसके बाद वह आयुआन की तरफ बढ़ता है और आयुआन के हाथों को उसकी आंखों से हटाता है। विंग भी आयुआन की तरफ बढ़ता है और दोनों ही आयुआन के दोनों चिक्स पर किस कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यू आर इन माई डेस्टिनी एंड होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।